बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन व सामीन, आप सुन रहे हैं देवता। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। मरीना ने कहा, मैं 2 बार पाशा के दिमाग में पहुंचने की कोशिश कर चुकी हूं, लेकिन वो कम वक्त सांस रोक लेता है। यकीनन सानी ने उसे अपना मामूल और ताबेदार बना लिया है। यही बात है, तुमने ये भी देखा है कि वो दोनों बाबा साहब के इदारे में चले गए हैं। इससे यह साबित होता है कि वो 24 घंटों तक किसी मामले में मसरूफ़ नहीं रहेंगे, यानी वो खुफिया फार्मूला हासिल करने अभी सोमालिया नहीं जाएंगे। मरीना ने कहा, मेरा ख्याल है पारस सोमालिया जाएगा। मैं उसके पास जा रही हूँ। तुम ठीक 20 सेकंड के बाद उसके दिमाग में जाओगी तो तुम्हें जगह मिल जाएगी। वो तुम्हें महसूस नहीं कर सकेगा। शितारा उसके दिमाग से निकलकर पारस के पास आई। वो जल्दी से बोली, सांस ना रोकना, मैं तुम्हारी शितारा हूँ। वो बोला, हाय, तुम वो चीज़ हो जिसके आते ही सांस रुक जाती है और दिल धड़कना भूल जाता है। मैं अपने वादे के मुताबिक तुमसे मिलने समरकंद आ गई हूँ। जैसा कि मैंने पहले कहा था, 2 दिन तक छुप छुप कर तुम्हें देखती रहूँगी, फिर तीसरे दिन तुम्हारे सामने आऊँगी। मुझे खुशी है कि तुम वादे के मुताबिक समरकंद पहुँच गई हो, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं वहाँ तुम्हारा इंतज़ार ना कर सका। तुम्हें मालूम हो चुका होगा कि मेरा एक भाई और मेरी एक बहन पैदा हुई है। मालूम है, लेकिन वो तुम्हारे सौतेले भाई बहन हैं। पारस ने हंसते हुए कहा, सौतेले नहीं, सगे हैं। दरअसल मैं मामा का बेटा हूँ। इदारे की अहम शख्सियात को मालूम है कि मुझे मामा ने जन्म दिया है और अपना दूध पिलाया है। क्या वाकई? भाई यकीन करो, नहीं करोगी तो भी हकीकत नहीं बदलेगी। क्या तुम ये कह रहे हो कि सोनिया ने बरसों पहले फरहाद से निकाह किए बगैर ही तुम्हें पैदा कर दिया था? ये तुमने कैसे सोच लिया कि निकाह नहीं पढ़ाया गया था? तुम्हारे धर्म में समाज से छुपकर मंदिर में भगवान के सामने शादी हो जाती है। इसी तरह पापा जवानी में ममा को घर से भगाकर एक काजी के पास ले आए थे और अपना निकाह पढ़वा लिया था। उसके 9 माह बाद मैं दुनिया में आया था। जब मैंने पापा को कहा कि उनको सबके सामने निकाह पढ़वाना चाहिए, उन्होंने फिर एक बार यही किया। अब तो तुम ताना नहीं दोगी कि कबीर, फरहाद और आला बीबी मेरे सगे नहीं हैं। ये तुम्हारी बहन का नाम आला बीबी क्यों रखा गया है? ये एक लंबी कहानी है। मुख्तसर यूं है कि मेरी पैदाइश के 1 साल बाद मामा मजीद एक बेटा और बेटी पैदा करना चाहती थीं, लेकिन उन दिनों आला बीबी जिंदा थीं। उन्होंने मामा से कहा, अभी बेटी पैदा ना करो, मैं मरने के बाद तुम्हारे पेट में आऊँगी तो मेरे एक भाई के साथ मुझे पैदा कर लेना। यूं आला बीबी ने शहीद होने और दोबारा जन्म लेने में 24 बरस गुजार दिए। शितारा ने कहा, हम हिंदू एक जन्म के बाद दूसरा जन्म लेने वाली बात मानते हैं। तुम्हारे यहाँ इसे तस्लीम नहीं किया जा सकता। फिर कैसे कहते हो कि आला बीबी ने सोनिया के बतन से दोबारा जन्म लिया है? भाई, तुम हिंदू हो, इसलिए तुम्हें यह हिस्ट्री सुनाई है। यकीन नहीं करोगी तो तुम्हारा धर्म निष्ठ हो जाएगा, और यकीन करोगी तो मेरी बहन का नाम आला बीबी रखने पर तुम्हें एतराज़ नहीं होगा। ओ गॉड, कैसे घेर कर बातें करते हो। समझ में नहीं आता तुम्हें किस हद तक झूठा या सच्चा समझा जाए। और तुमने ये कहाँ की बातों में उलझा लिया है? क्या तुम बाबा साहब के इदारे में आ गए हो? हाँ, मैं यहाँ हूँ। पापा और अली वगैरह सिर्फ 24 घंटों के लिए आए हैं, लेकिन मैं कम से कम 1 हफ्ता यहाँ रहूँगा और अपनी सगी माँ और सगे भाई बहन के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारूँगा। यानी तुम अपनी शितारा से मुलाकात नहीं करोगे? कौन सी शितारा? मैं तुमसे असली शितारा बोल रही हूँ। आज तक किसी ने मुझे नहीं देखा। मैं तुम्हारी मोहब्बत से मजबूर हूँ, इसलिए तुम्हारे सामने आऊँगी। तुम मेरे सामने नहीं आओगी। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं इतना जानता हूँ कि जनाब अली असदुल्ला तबरेज़ी हमेशा सच बोलते हैं। उन्होंने पेशीन गोई की है कि शितारा मज़ीद 7 बरस तक रूपोश रहने में कामयाब रहेगी। कोई उसका असली चेहरा नहीं देख सकेगा, उसकी असल आवाज़ और लहजा नहीं सुन सकेगा। तुम अपने गिरबान में झांक कर देखो और तस्लीम करो कि तुम मुझे अपनी असली आवाज़ और लहजा नहीं सुना रही हो। ये मेरा यकीन है कि तुम 7 बरस तक अपना चेहरा नहीं दिखाओगी, और जनाब तबरेज़ी साहब की पेशीन गोई के मुताबिक 7 बरस के बाद मेरी बहन आला बीबी तुम्हें बेनकाब कर देगी। वो हंसकर बोली, बड़े बड़े 30 मार खान मुझ तक नहीं पहुंच पाएंगे, और 7 बरस की आला बीबी मुझे बेनकाब करेगी। अगरचे ये सरासर बचगाना सी बात है, ताहम इल्मे नुजूम मेरी गुट्ठी में पड़ा है। मैं अभी आला बीबी का जायचा बनाकर देखूंगी कि तबरेज़ी साहब की पेशीन गोई में कितनी सदाकत है। जब सदाकत मालूम हो जाए तो मुझसे बात करना। अभी अपना और मेरा वक्त ज़ाया ना करो। उसने सांस रोक ली। शितारा उसके दिमाग से निकलकर मरीना के पास आई और उसे पारस और नन्ही आला बीबी के मुतल्लिक बताया। मरीना ने कहा, मेरा मशवरा है तुम्हें उस नन्ही सी आला बीबी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उसका जायचा ज़रूर बनाओ।
हाँ, मगर अभी वक्त नहीं है। ये 24 घंटे हमारे लिए बहुत कीमती हैं। फ़ौरन सोमालिया की तरफ परवाज़ करो। फरहाद और उसके दोनों बेटे कल शाम 6 बजे तक इदारे से बाहर नहीं निकलेंगे। मरीना ने कहा, 24 घंटे बहुत होते हैं। मैं एक एक मिनट को कीमती समझकर ज़ाया नहीं करूँगी। 1 घंटे बाद जो फ़्लाइट जाने वाली है उसमें मेरी पूरी टीम के लिए सीटें नहीं मिल रही थीं। मैंने ख्याल ख्वानी के ज़रिए उस फ़्लाइट की सीटों में उलट फेर की है। हम 1 घंटे बाद यहाँ से रवाना होंगे और तकरीबन 4 घंटे के अंदर सोमालिया पहुँच जाएंगे। शितारा ने कहा, मैंने सोमालिया की एक बड़ी सियासी शख्सियत को काबू में किया है। उसके ज़रिए एक हेलीकॉप्टर का इंतज़ाम किया है। तुम वहाँ के दारुसल्तनत मोगादिशो पहुँचोगी तो वहाँ हेलीकॉप्टर तैयार मिलेगा। तुम अपनी टीम के साथ शहर बेज़ाबा तक जाओगी। फिर आगे जाने के लिए जीप और वैगन गाड़ियाँ मिल जाएंगी। हाँ, जीप और वैगन के ज़रिए ही जाना होगा। बहुत घने जंगलात हैं। मेरी टीम का रहनुमा हबशी अब्दुल्ला कहता है कि वहाँ इतने घने और सायादार दरख्त हैं कि हेलीकॉप्टर को नीचे उतारा नहीं जा सकेगा। मरीना की टीम में 3 अफराद थे। एक सियाफाम हबशी अब्दुल्ला था जो वहाँ के जंगलात और जंगली कबीलों के मुतल्लिक वसी मालूमात रखता था और उनकी बोलियां भी समझता था। अब्दुल्ला की बहन सफूरा भी उस टीम में थी। वो सोमालिया के एक इंस्टीट्यूट में जहरीले सांपों पर रिसर्च करते करते खुद जहरीली हो गई थी। अपनी ज़ात पर उसने ऐसे जहरीले तजर्बात किए थे कि नागन बन गई थी। जिसे काट लेती वो पानी मांगने से पहले ही दम तोड़ देता। अगर किसी के जिस्म पर अपने नाखनों से खराश डालती तो वो जहरीले नशे से मदहोश हो जाता और उस पर दीवानगी के दौरे पड़ते रहते। उस टीम के तीसरे शख्स का नाम डी क्रूज था। वो एक निहायत ही चालाक चोर और नौसरबाज था। वो दुश्वार तरीन रास्तों से गुजरने की आसानियां पैदा कर लेता था और मुश्किल से मुश्किल तिजोरियां भी खोल लेता था। मरीना 1 घंटे बाद अपनी उस टीम के साथ रवाना हो गई। शितारा दिल्ली से रवाना होकर काहिरा पहुंच गई थी। वहां से वो दूसरे दिन सोमालिया के शहर बेज़ाबा जाना चाहती थी। उसे वहां जाने की जल्दी नहीं थी। वो चाहती थी कि मरीना पहले अपनी टीम के साथ उस जंगल में पहुंचे, कामयाबी हासिल करे। जब वो फॉर्मूले हासिल करके वापस आएगी तो सबसे पहले शहर बेज़ाबा पहुंचेगी। उस वक्त तक शितारा वहां किसी होटल में रहेगी। मरीना को नींद में सहरज़दा करके होटल के कमरे में बुलाएगी ताकि वो शितारा को ना पहचाने और उसे वो तमाम फार्मूले देकर चली जाए। वो फार्मूले शितारा और उसके भाई पेपे सरना को पाशा की तरह गैर मामूली समात और बसारत दे सकते थे और जिस्मानी और दिमागी तवानाई में भी हैरत अंगेज इजाफा कर सकते थे। वो नहीं चाहती थी कि मरीना इन फार्मूलों को पढ़े, अगरचे वो उन बहन भाई की ताबेदार थी। इसके बावजूद शितारा नहीं चाहती थी कि बहन भाई के सिवा कोई तीसरी हस्ती इन फार्मूलों से इस्तेफादा करे। काहिरा के जिस होटल में उसने क़याम किया था वहाँ दुनिया के अमीर तरीन लोग आते थे। होटल के अंडरग्राउंड कुमार खाने में डॉलर्स और पाउंड्स के लाखों नोट गर्दिश में रहते थे। वो नोट हारने और जीतने वालों की जेबों से निकलते और वापस आते रहते। शराब पानी की तरह बहती थी और दुनिया के कई ममालिक की हसीनाएं जलती बुझती रोशनियों में अपने शबाब के जलवे दिखाती थीं। शितारा जब अपने अतराफ कोई ख़तरा महसूस नहीं करती थी तो तफरीह के लिए होटल के वैरायटी शोज़ देखती थी या कुमार खानों में जाकर ताश के पत्तों से दिल बहलाती थी। ख्याल ख्वानी के ज़रिए जवारियों का तख्ता करके उसे बहुत खुशी होती थी। उस रोज़ भी उसे तफरीह की बड़ी फुर्सत थी। उसने सोचा कि पहले किबरिया फरहाद और आला बीबी का जायचा बनाए। अभी तो शाम हो रही है, रात को खाने के बाद तफरीह करेगी। वो जायचा तैयार करने बैठ गई। उन बच्चों के हाल और मुस्तकबिल की फ़िक्र करने वाली वो अकेली नहीं थी। कितने ही मुल्कों के और कितनी ही ज़ेरे ज़मीन तंजीमों के माहिरीन नजूम जायचे बना रहे थे। इल्म नजूम के मामले में माहिरीन शाज़ो नादिर ही एक दूसरे से मुत्तफ़िक होते हैं। हिंदुओं की ज्योतिष विद्या, मुसलमानों का इल्म नजूम और यूरोपी ममालिक की एस्ट्रोलॉजी के तरीके मुख्तलिफ होते हैं। उन सब की पेश गोइयों में भी इख्तलाफ होता है, लेकिन उनकी इल्मी जुस्तजू के बाज़ नताइज किसी हद तक यकसां होते हैं। सुपर मास्टर, मास्क मैन और इसराइली हुकाम ने आपस में राबिता कायम किया और ये तय किया कि उन सब के माहिरीन नजूम की पेश गोइयाँ एक दूसरे को सुनाई जाएं ताकि मजमूई तौर पर एक नतीजा अखज़ किया जा सके। ऐसे ही वक्त शितारा ने सुपर मास्टर से राबिता करके कहा, उस तब्रेज़ी ने पेश गोई सुनाकर बड़ी चालाकी दिखाई है। उसके ये अल्फाज हैं कि सुपर मास्टर और वहाँ के हुकाम शितारा और मरीना के मोहताज हो जाएंगे। तब्रेज़ी की चालाकी ये है कि आप और अमरीकी हुकाम मुझसे और मरीना से बदजन हो जाएं या इतने मोहतात हो जाएं कि मुश्किल हालात में भी हमें दोस्त ना बनाएं। सुपर मास्टर ने कहा,
सितारा, हम नादान नहीं हैं, ये खूब समझ रहे हैं कि तबरेज़ी हमारे दरमियान फूट डाल रहा है। तुमने और मरीना ने सुपर मैडम बनने वाली सानी को बेनकाब करके सच्ची दोस्ती का सबूत दिया है। तबरेज़ी उस बात का इंतकाम ले रहा है, लेकिन एक बात हमें परेशान कर रही है। मुझे बताएं, क्या परेशानी है? उसकी पेशगोई के मुताबिक ट्रांसफार्मर मशीन नाकारा हो गई है। उसके नकाइस दूर करने की कोशिशें की जा रही हैं। आज तीसरा दिन है, लेकिन उसकी मुकम्मल मुरम्मत नहीं हो पा रही है। अगर ये तवील मुद्दत तक ख़राब रही तो पेशगोई को मानना पड़ेगा या सोचना पड़ेगा कि तबरेज़ी कोई जादूगर है या फिर कोई ऐसा पुरस्कार इल्म जानता है कि ज़ुबान से निकली हुई बात पूरी कर दिखाता है। इल्म नजूम से ये मालूम होता है कि इंसानों पर सैयारों की गर्दिश से क्या अमल और रद्द अमल होता है और उनके मुताबिक इंसानों पर क्या गुजरती है और क्या गुजरने वाली है, लेकिन किसी बेजान मशीन की सेहतमंदी या बीमारी का हाल आज तक किसी ने इल्म नजूम के ज़रिए मालूम नहीं किया। हम सितारा शनास लोग ये मालूम करते हैं कि कोई शख्स बहुत बड़ी परेशानी से दो चार होगा। परेशानी की वजूहात भी किसी हद तक मालूम होती हैं, लेकिन ये यकीन से पेशगोई नहीं की जा सकती कि कारखाने में सही तौर से चलने वाली मशीन टूट जाएगी। फिर उसकी बात कैसे दुरुस्त हो रही है? तबरेज़ी सिर्फ इल्म नजूम का माहिर ही नहीं, रूहानी उलूम में भी नामालूम गहराइयों तक डूबा हुआ है। वो और आमना फरहाद रूहानी टेलीपैथी जानते हैं। ये क्या चीज़ है? मैं पहली बार रूहानी टेलीपैथी का नाम सुन रहा हूँ। मैं अभी इसकी वजाहत नहीं कर सकूंगी क्योंकि हम सब नए मसाइल में उलझ रहे हैं। ये रूहानी टेलीपैथी की तफसील बयान करने का वक्त नहीं है। इतना समझ लें कि वो और आमना रूहानियत के ज़रिए दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जिस्मानी तौर पर पहुँच जाते हैं। आप शायद यकीन ना करें, मेरे भाई सरना और मरीना ने ताशकंद में अपनी आंखों से तबरेज़ी और आमना को देखा है। वो थोड़ी देर के लिए उनके पास आए थे, फिर उनकी आत्मा शक्ति को नाकाम बनाकर चले गए थे। तुम ऐसी बात कह रही हो जिस पर कोई यकीन नहीं करेगा। वो दोनों पेरिस से ताशकंद पहुंचकर नजर आए, फिर कैसे गायब हो गए? CNN की स्क्रीन पर बोलने वाला दुनिया के तमाम ममालिक और तमाम घरों में कैसे पहुंच जाता है, फिर स्विच ऑफ करो तो कैसे गायब हो जाता है? आप कहेंगे कि ये बोलती हुई मुतहर्रिक तस्वीर होती हैं। जिंदा इंसान बनफ्से नफीस हाजिर नहीं होते। मेरे भाई और मरीना यकीन से नहीं कहते कि तबरेज़ी और आमना बनफ्से नफीस आए थे। जब साइंस ने इंसान की मुतहर्रिक तस्वीर एक जगह से दूसरी जगह मुख्तलिफ आलात के ज़रिए पहुंचा दी हैं, तो क्या कुदरत किसी आले के बगैर तबरेज़ी और आमना का मुतहर्रिक अक्स हज़ारों मील दूर पेश नहीं कर सकती? इब्तदा में हम कुदरती मज़ाहिर से इनकार करते हैं, बाद में यही कमालात साइंस के ज़ुमरे में आ जाते हैं। सुपर मास्टर ने कहा, यह मानता हूँ, आज से 30-40 बरस पहले कोई वीडियो और टीवी की बात करता तो खपती समझा जाता। कोई यकीन ना करता कि एक जगह बोलने और हरकत करने वाला हज़ारों मील दूर जिंदा इंसान की तरह देखा जाएगा। पहले हम जिसे मज़ाक का खेज कहते हैं, फिर ज़हीन लोग उसे सच कर दिखाते हैं। बाय द वे, तुम क्या कहना चाहती हो? क्या उन्होंने रूहानी टेलीपैथी के ज़रिए ट्रांसफार्मर मशीन में ख़राबी पैदा की है? वो बोली, यही मेरी समझ में आता है। आपके मुल्क में मशीनों के बेमिसाल कारीगर हैं। ज़रा सोचें, वो ट्रांसफार्मर मशीन को दुरुस्त क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जो काम इंसान की जहानत से बईद हो जाए, उसके पीछे कुदरत कोई तमाशा दिखाती रहती है। इस बात को शायद हम कुछ अरसे बाद तस्लीम करें, फ़िलहाल मशीन के साथ यही हो रहा है। सितारा, तुम इन दलाइल से बड़ी हद तक मुतमईन कर रही हो। मैं कोशिश करूँगा आज से ही हमारे दीनी और दुनियावी माहिरीन रूहानी टेलीपैथी पर रिसर्च करें, लेकिन तुम अपने मुतालिक बताओ। तबरेज़ी ने जो पेशगोई की है कि 7 बरस की बच्ची तुम्हें बेनकाब करेगी, उस सिलसिले में तुम्हारी ज्योतिष विद्या क्या कहती है? मैं जानती हूँ इन 3 दिनों में कितने ही दोस्तों और दुश्मनों ने इन बच्चों की जन्म कुंडली बनाई है। मैं भी इसका मुताला कर चुकी हूँ। इनके मुतालिक पहले ये सुन लें कि दोनों बहन भाई की ताले पैदाइश कौस है। ताले शमसी जद्दी है, जन्म रास या कमरी बुर्ज हूत है, कौस एक आतिशी बुर्ज है। इन बहन भाई में गुस्सा है, गर्मी है। ये गर्मी मुस्बत होगी तो दिलों को मोहब्बत से गरमा देगी, मनफी होगी तो दुश्मनों को जिंदा जला देगी। उसका हुक्मरान सैयारा मुश्तरी है। उस सैयारे के तहत दोनों बच्चे मौका परस्त होंगे। मुहिम जोई उन्हें विरासत में मिलेगी। ये कभी एक जगह सुकून से नहीं रहेंगे, पारे की तरह मुतहर्रिक रहा करेंगे, बड़े बड़े चैलेंज कबूल करते रहेंगे, यूं तजर्बात की आग में कुंदन होते रहेंगे। हर बुर्ज का एक ख़ास निशान होता है। कौस के निशान में एक तीर अंदाज है। इस तीर अंदाज का ऊपरी जिस्म इंसान का है और निचला धड़ घोड़े का है।
यानी इस निशान के तहत पैदा होने वाले अजीबो गरीब और बड़ी पेचीदा शख्सियत के मालिक होते हैं। कौस के निशान में जो तीर छोड़ा जा रहा है उसका रुख आसमान की तरफ है, गोया इन बच्चों की मंजिल बुलंदी हुआ करेगी। तीरंदाजी एक खेल भी है। ये बहन भाई निहायत अरफा व आला मकासद का ना समझ में आने वाला खेल खेलते रहेंगे और तीरंदाजी मोहब्बत के देवता क्यूपिड का भी मशगला है। ये दोनों दिल के मामलात में बड़े फराख दिल होंगे। जहाँ अच्छे लोग देखेंगे मोहब्बत में हातिम ताई बन जाएंगे। कौस के निशान में निचला धड़ घोड़े का है। इन दोनों में घोड़े जैसी बेलगाम ताकत होगी। निस्फ जानवर की तस्वीर बताती है कि ये हिवानी ख्वाहिशात के हामिल संग दिल और खुद गर्ज होंगे। ये घोड़े बेहतरीन तरबियत पालें तो ज़िंदगी की हर दौड़ में अव्वल रहेंगे। याद रहे कि इन्हें तरबियत देने वाली सोनिया होगी। अगर माँ ने कोई कसर ना छोड़ी तो ये दोनों घोड़े बहादुर, हौसलामंद, सरकश और तेज़ रफ्तार होंगे। अपनी तेज़ रफ्तारी से आगे जाने वालों को पीछे छोड़ते रहेंगे। ये बेहद जिंदा दिल और अपनी बातों से हंसाने वाले होंगे, लेकिन खामोशी इख्तियार करेंगे तो ख़तरनाक और पुरस्रार बन जाएंगे। सुपरमास्टर ने कहा, सितारा तुम तो इन दोनों की खूबियाँ ही खूबियाँ बयान कर रही हो। वो बोली, आप तवज्जो नहीं दे रहे हैं। मैं खूबियों के साथ उनकी कमज़ोरियाँ भी बयान कर रही हूँ। अभी उसकी वजाहत करूँगी। चूँकि नौज़ायदा आला बीबी मेरे लिए चैलेंज बन गई है, इसलिए मैंने उसके जायचे पर ज़्यादा तवज्जो दी है। तबरेज़ी की पेशगोई किसी हद तक दुरुस्त लगती है। उसकी पेशगोई का अंदाज़ मुख्तलिफ और अनोखा है। वो अपने दीन के मुताबिक अगर सितारे अलिफ कहते हैं तो वो अल्लाह अकबर कह देता है। सितारे ये कभी नहीं कहते कि कोई आला बीबी होगी या कोई 7 बरस की बच्ची होगी, वो मुझे बेनकाब करेगी। ऐसी कोई बात ज्योतिष विद्या में नहीं है, मगर हाँ ये विद्या साफ तौर से कह रही है कि अब से ठीक 7 बरस बाद मेरे सितारे गर्दिश में होंगे। वो मेरी परेशानियों का साल होगा। मैं कामयाबियों के लिए जो कोशिशें करूंगी उनमें नाकामियों का ज़्यादा एहतमाल होगा। इस तरह ये समझ में आता है कि 7 बरस बाद मेरी परेशानियों का सबब फरहाद और उसकी फैमिली के लोग होंगे। उनमें शायद वो बच्ची भी शामिल हो। मैं फ़र्ज़ कर रही हूँ कि वो फितना बीबी मेरे लिए क़यामत बन जाएगी। इसलिए मैं उसके जायचे से उसकी एक एक कमज़ोरी ढूंढ कर अपनी यादाश्त में महफूज कर रही हूँ। मैंने अभी कहा था कि कौस आतिशी बुर्ज है। अगर आला बीबी मुस्बत अंदाज इख्तियार करेगी तो मोहब्बत से दिलों को गरमा देगी, मनफी अंदाज से दुश्मनों को जला देगी। ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन दाना लोग समझते हैं कि गुस्सा और गर्म मिजाजी खुद अपनी ज़ात को नुकसान पहुंचाती है। मैं ऐसा तरीक़ाकार अपनाऊंगी कि आला बीबी को बात बात पर गुस्सा आता रहे। मैं स्टडी करती रहूंगी कि उसे किन बातों और हरकतों के ज़रिए गुस्से से पागल बनाया जा सकता है। वो बड़ी मगरूर, बड़ी नाजो अंदाज और बड़े नखरे वाली होगी। अपने मर्तबे और शोहरत के मुकाबले में दूसरों को हकीर समझेगी, और ये ऐसी मनफी आदत है कि ये दूर ना हुई तो वो ज़माने भर में बुरी तरह जलील होगी। मैं हर मुमकिन तरीके से उसकी इस आदत को पुख्ता करती रहूँगी। उसके मिजाज में ये है कि बड़े बड़े चैलेंजेस को कबूल करेगी, दुश्मनों और दुश्वारियों को दावतें देती रहेगी। यूँ देखा जाए तो ये बहादुरी है, लेकिन आ बैल मुझे सींग मार वाली हमाकत भी है। मेरी कोशिश होगी वो ऐसी हमाकतें करती रहे ताकि सींग मारने में आसानी रहे। वो मौका परस्त और खुद गर्ज होगी, गिरगिट की तरह रंग बदलती रहेगी। ऐसी हरकतें उसे नुकसान पहुंचाएंगी। सितारे ऐसी बहुत सी कमज़ोरियों की निशानदही कर रहे हैं जो उसे तबाह बर्बाद कर देंगी, लेकिन माँ एक ऐसी हस्ती है जो उसकी तमाम कमज़ोरियाँ दूर करती रहेगी। उस बला से महफूज रहने की 2 ही सूरतें हैं, माँ मर जाए या बेटी माँ का दूध तक ना पी सके, उसे बिछड़ जाए, अगवा कर ली जाए या हमेशा की नींद सुला दी जाए। सुपरमास्टर ने कहा, सोनिया को मारने के लिए कितने ही मक्कार और शाहजोर आए और खाक हो गए। उसकी मौत की ख्वाहिश करते करते जैसे सदियां गुजर रही हैं। मालूम होता है वो पैदा होने से पहले ही मौत को सहेली बनाकर दुनिया में आई है। तुम उसकी मौत का सपना ना देखो तो बेहतर है। और वो दोनों बच्चे पता नहीं कैसे फौलादी पहरे में रखे गए हैं। अब तक कोई अखबार वाला भी उनकी तस्वीरें उतारने इदारे के अंदर ना जा सका। इस इदारे के फोटोग्राफर्स न्यूज़ एजेंसी वालों को उनकी तस्वीरें फराहम कर रहे हैं। सुपरमास्टर, मैं नहीं मानती कि तुम लोगों ने वहां तक पहुंचने के लिए कोई सुरंग नहीं बनाई होगी। एक तवील मुद्दत के बाद फरहाद का पूरा ख़ानदान एक जगह जमा हुआ है। तुम कुछ ना कुछ तो ज़रूर कर रहे होगे। हाँ, सभी इस मौके से फ़ायदा उठाने की अपनी सी कोशिशें कर रहे हैं। मैं भी कर रहा हूँ।
मगर ये ना पूछना क्या कर रहा हूँ, आजकल मैं तुम्हें मालूम हो जाएगा। मैं नहीं पूछूंगी, लेकिन मेरी टेलीपैथी और तुम्हारे लामहदूद ज़राए एक हो जाएं तो हम 22 घंटों में कोई बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तुम्हारी ज़रूरत हुई तो ज़रूर तुम्हें याद करेंगे। अभी तो मेरे टेलीपैथी जानने वाले बड़ी जहानत से कामयाबी हासिल करने वाले हैं। वो हंसती हुई बोली, तबरेज़ी की चाल कामयाब हो रही है। उसने तुम्हें मुझसे कतराना सिखा दिया है। तुम गलत समझ रही हो, हम बेहतरीन दोस्त और बस बातें ना करो, जब ज़रूरत हो तो मुझे आवाज़ देना। गुड बाय। उसने राबता ख़त्म कर दिया। दिमागी तौर पर होटल के कमरे में हाजिर हो गई। सोचने लगी कि तबरेज़ी ने पेशीन गोई के ज़रिए ज़बरदस्त सियासत दिखाई है। सुपर मास्टर और चंद आला हुकाम को ये अंदेशा हो गया है कि शितारा और मरीना को अपने मुख्तलिफ मामलात में शरीक किया जाता रहेगा, तो वो दोनों टेलीपैथी की सलाहियतों से उन पर छा जाएंगी। उनके मुल्क में लैम्बोर्डा की मौत और सोनिया सानी, मोनेरो और टेलबॉट के चले जाने के बाद सिर्फ 2 टेलीपैथी जानने वाले रह गए थे। वो दोनों नौ आमोज थे। उनके मुकाबले में शितारा और मरीना अमली तजर्बात से गुजरते गुजरते ज़बरदस्त चालबाज हो गई थीं। शितारा सोच रही थी, लैम्बोर्डा के दामाद बीजी थर्मॉल से टेलीपैथी की सलाहियतें छीन ली गई हैं। इसके बाद सिर्फ 2 नौ आमोज रह गए हैं। अगर उनका भी सफाया हो जाए या उन्हें ट्रैप करके अपने पास लाया जाए तो फिर सुपर मास्टर के पास एक भी ख्याल ख्वानी करने वाला नहीं रहेगा। ट्रांसफॉर्मर मशीन नाकारा हो चुकी है। ऐसे में सुपर मास्टर टेलीपैथी के हथियार के बगैर फरहाद के मुकाबले पर निहत्ता नहीं रहना चाहेगा। वो मेरे और मरीना के ताउन का मोहताज हो जाएगा। शायद इसी तरह तबरेज़ी की पेशीन गोई पूरी हो जाए और उस सुपर पावर कहलाने वाले मुल्क के हुक्मरानों पर मेरी हुक्मरानी हो जाए। वो सोफे पर से उठ गई, अटैची से एक अच्छा सा लिबास और तौलिया निकाला, फिर गुस्ल करने चली गई। वो ताज़ा दम होकर नीचे डाइनिंग हॉल में जाना चाहती थी। इस तरह मुसलसल ख्याल ख्वानी की थकन दूर हो जाती। वो ख्याल ख्वानी की दुनिया से दूर जिंदा इंसानों के दरमियान ज़रा हंसती बोलती तो आइंदा अहम मंसूबे बनाने के लिए जहन ताज़ा और हशाश बशाश रहता। उसने गुस्ल के बाद बेहतरीन और नहायत कीमती साड़ी पहनी, बेशकीमत हीरे जवाहरात से जड़े हुए जेवरात पहने, सर से पाँव तक हिंदुस्तानी अलबेली नार बन गई। उस होटल में मुख्तलिफ ममालिक की औरतें अक्सर अपने मुल्क के रवायती लिबास में नज़र आती थीं। अपने लिबास, अपने जेवरात और अपने रख रखाव से जाहिर करती थीं कि वो किस कदर अमीर कबीर हैं। शितारा को ये अंदेशा नहीं था कि उसे वहाँ कोई पहचान लेगा। एक भाई के सिवा कोई उसकी सूरत का आशना नहीं था। उसके तमाम दुश्मन बाबा साहब के इदारे तक महदूद होकर रह गए थे। उसे कहीं से किसी से कोई ख़तरा नहीं था। इसलिए वो नहायत आज़ादी से शाहाना अंदाज में सीढ़ियों से उतरती हुई डाइनिंग हॉल में आ गई। कितने ही लोगों की नज़रें उसकी तरफ उठ गईं, फिर वो उठी ही रह गईं। गज़ब का शाहाना तकब्बुर से भरा हुआ हुस्न था। सर से लेकर पाँव तक हिंदुस्तानी राजकुमारी लग रही थी। एक मेज़ पर बैठी हुई बारबरा ने कहा, इधर देखो, क्या ज़बरदस्त चीज़ है। पारस ने सर घुमा कर देखा, फिर शौक़े दीद से पलकें झपकना भूल गया। यूं भी वो नाग शाज़ो नादर ही पलकें झपकता था। मैं दूध का जला हूँ, छाछ भी फूंक फूंक कर पीता हूँ। एक बार मेरी आर्जी मौत हुई थी तो मेरी पूरी फैमिली बाबा साहब के इदारे में जमा हो गई थी। दुश्मनों ने उस मौके से फ़ायदा उठाया था। मास्क मैन ने जोजो को और सुपर मास्टर ने आमना यानी रसवंती को अगवा कराया था। इस बार भी मैंने दुश्मनों की तवक्को के मुताबिक ऐलान किया कि मैं और मेरे दोनों बेटे नौज़ायदा बच्चों की खुशियां मनाने के लिए अपनी तमाम मसरूफियात मुलतवी कर रहे हैं और हम सब 24 घंटे इदारे में सोनिया और बच्चों के पास गुजारेंगे। यकीनन उनकी तवक्को पूरी हो रही होगी और वो सब इदारे के अतराफ घेरा डाल चुके होंगे। इदारे में भी दाखिल होने की कोशिशें कर रहे होंगे। अभी मैं नहीं जानता था कि वो कैसी कैसी चालें चल रहे हैं, लेकिन इत्मीनान था कि उनकी चालें कामयाब होंगी तो खूब तमाशा रहेगा। ये दुश्मन नहीं जानते थे कि इस इदारे में फरहाद, पारस, अली तैमूर, सोनिया सानी और जोजो की 2-2 डमीज़ रहती हैं। वो सब इदारे में थीं और हम सब इदारे के बाहर थे। हम बाप बेटों ने और सानी ने अभी तक सोनिया से मुलाकात नहीं की थी और बच्चों को नहीं देखा था। अली, सानी, मरियम और पाशा मार्क्यूसान से न्यूयॉर्क, फिर न्यूयॉर्क से पेरिस आए थे। उन्होंने मिलिट्री हेडक्वार्टर के अंदर एक बंगले में पाशा को पहुंचाया। उस बंगले के एक कमरे में मरियम को बिठाकर कहा, हम अभी आते हैं। वो थोड़ी देर तक अकेली बैठी रही। फिर उसके पास अली और सानी आए तो वो समझ ना सकी कि वो असली नहीं, उनकी डमीज़ हैं।
वो दोनों डमी के साथ पेरिस से रवाना होकर बाबा साहब के इदारे में चली गई। उसके जाने के बाद असल अली और सानी उस बंगले में पाशा के पास आए। अली ने कहा, मैंने तुमसे दोस्ती की है, ऐसा बेमुरवत नहीं हूं कि तुम्हें यहाँ तन्हा छोड़कर चला जाऊं। सानी ने कहा, शितारा और मरीना तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ गई हैं। वो इस हेडक्वार्टर में नहीं आ सकेंगी और तुम उन्हें दिमाग में आने नहीं दोगे, इसी में तुम्हारी सलामती है। पाशा ने पूछा, हम यहाँ कब तक रहेंगे? सिर्फ 24 घंटे। हम इतनी देर में इदारे के अंदर और बाहर छुपे हुए दुश्मनों को बेनकाब कर देंगे। इस सिलसिले में तुम्हारे ताउन की ज़रूरत है। मैं हाजिर हूँ, मगर मैं क्या कर सकता हूँ? अली ने कहा, मामा और मेरे भाई और बहन जिस हेडक्वार्टर में हैं उसके अतराफ दूर तक मुसल्लह अफराद का पहरा है और खुफिया टीवी कैमराज नस्ब किए गए हैं। इसके अलावा तुम भी यहाँ बैठकर उनकी निगरानी करोगे। इस टेप रिकॉर्डर में ममा की आवाज़ है, इसे सुनो, फिर इसे ऑफ करके अपनी गैर मामूली समात से ममा की आवाज़ पर ध्यान दो। सानी ने रिकॉर्डर को ऑन किया। चंद सेकंड के बाद सोनिया की आवाज़ सुनाई दी। हेलो बेटे अली, क्या बात है? मुझे अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करने को क्यों कह रहे हो? क्या इतनी आवाज़ काफ़ी है या और बोलूं? फिर टेप खामोश हो गई। सानी ने इसे ऑफ करके ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। फिर सोनिया के पास पहुंचकर कोड वर्ड्स अदा करते हुए कहा, ममा, पाशा ने आपकी आवाज़ सुन ली है, आप बातें करें, वो अपनी कुव्वते समात से सुनेगा। सोनिया ने मुस्कुराकर कहा, आमना हुजरे में गई है, मैं अकेली हूँ, चलो अपने बच्चों से बोल रही हूँ। सानी ने वापस आकर पाशा से कहा, ममा बोल रही हैं, उनकी आवाज़ सुनो। वो कान लगाकर सुनने लगा और कहने लगा, मैडम अपने बच्चों को मुखातिब करके कह रही हैं, मेरा बेटा किबरिया शहजादा। अरे वाह, नाम लेते ही मेरा बेटा मुस्कुराने लगा। और मेरी शहजादी आला बीबी, तुम क्यों खामोश हो? अल्लाह अल्लाह, चेहरे पर ऐसी संजीदगी है जैसे किसी मसले को हल कर रही हो। मेरी जान, अभी मसाइल हल करने के लिए माँ जिंदा है। ये तुम्हारे हंसने खेलने की उम्र है, चलो हंसो मुस्कुराओ। हाँ हाँ शाबाश। सानी ख्याल ख्वानी के ज़रिए सोनिया के पास मौजूद थी। उसने कहा, ममा, पाशा एक एक लफ्ज़ सुन रहा है, अब किसी मुसल्ला गार्ड को बुलाएं और बिल्कुल खामोश रहें। फिर वो दिमागी तौर पर हाजिर होकर बोली, पाशा, अब तुम्हें ममा के आसपास हल्की हल्की सी आवाज़ों को सुनना है। मैं सुन रहा हूँ, करीब ही चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, ज़रा गौर से कुछ और सुनो। वो तवज्जो से सुनते हुए बोला, कदमों की आवाज़ है, पहले दूर थी अब करीब आ रही है। अब मैडम आने वाले से कह रही हैं कि कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो। हाँ, अब वो कदमों की आवाज़ फिर रफ्ता रफ्ता दूर हो रही है। सानी ने कहा, तुम वाकई बाकमाल हो। अब से रात 10 बजे तक आराम करो, हो सके तो सो जाओ, क्योंकि रात 10 बजे से सुबह अज़ान के वक्त तक तुम्हें जागना है और वक्फे वक्फे से ममा की तरफ कान लगाए रखना है। उनके आसपास रात के वक्त कोई मुसल्ला गार्ड नहीं आएगा, सब दूर से निगरानी करेंगे। अगर तुम कदमों की आवाज़ सुनो तो समझ लेना वो आने वाले दुश्मन ही होंगे। तुम फ़ौरन मुझे और अली को आवाज़ दोगे, मैं ख्याल ख्वानी के ज़रिए ममा को अलर्ट कर दूंगी। पाशा ने कहा, यह बड़ी सख्त ड्यूटी है, मैं रात को जागने का आदी नहीं हूँ। अली ने कहा, तुम जागोगे, रात को खाने के बाद एक फ़ौजी डॉक्टर आएगा, वो तुम्हें ऐसा इंजेक्शन लगाएगा कि आंखों से नींद उड़ जाएगी। मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरी आज़ादी छिन गई है, पता नहीं क्यों तुम्हारी हर बात मान लेता हूँ। ये तुम्हारी सादतमंदी है, खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम्हारी बेलगाम आज़ादी से शितारा फ़ायदा ना उठा सकी, वरना अब तक तुम्हारी खोपड़ी में घुसकर वो फार्मूले मालूम कर लेती और तुम्हें जान से मार डालती। क्या वो फार्मूले हासिल करने के बाद कोई भी तुम्हें ज़िंदा छोड़ेगा? नहीं, पता नहीं कब तक ख़तरात में घिरा रहूँगा। सोचता था कि मेरे पास ज़बरदस्त सलाहियतें हैं, मैं दुनिया पर हुकूमत करूँगा, कोई मुझे ज़ेर नहीं कर सकेगा, लेकिन तुम लोगों ने मुझे जकड़ लिया है। तुम्हें कोई भी टेलीपैथी जानने वाला जकड़ सकता है, जब तक हमारे पास हो, इज्जत से हो। शितारा, सुपर मास्टर या यहूदियों के हत्थे चढ़ोगे तो 2 कौड़ी के भी नहीं रहोगे। सानी ने कहा, पाशा, काम की बातें करो, तुम्हारा दावा है कि तुम्हारी दिमागी कुव्वत भी गैर मामूली है। हम मानते हैं कि ख्याल ख्वानी का ज़लज़ला पैदा किया जाए तब भी तुम्हारा दिमाग मुतासिर नहीं होता। इस हिसाब से तुम्हारी यादाश्त भी गैर मामूली होगी। हाँ, बरसों पुरानी बातें अब भी मेरे हाफ़ज़े में मौजूद रहती हैं। फिर फार्मूले की बहुत सी बातें याद क्यों नहीं हैं? इसलिए कि मैंने दानिस्ता याद नहीं रखा। चंद अहम दवाओं के औज़ान को जानबूझकर नज़रअंदाज किया ताकि कोई ख्याल ख्वानी के ज़रिए मेरे दिमाग से मुकम्मल फार्मूला मालूम ना कर सके। लेकिन मैंने मालूम किया है कि तुमने उन फार्मूलों का मुसव्वदा सोमालिया में कहीं छुपा कर रखा है। कल रात की फ़्लाइट से तुम वहाँ जाओगे
हाँ जाऊंगा। मैंने बेपनाह ताकत के जोम में ये नहीं सोचा था कि यूं गुलाम बना लिया जाऊंगा। ये टेलीपैथी भी क्या चीज़ है। मैं गुलामी नहीं करना चाहता मगर कर रहा हूँ। उसकी बातों के दौरान सानी उसके अंदर पहुंची हुई थी। उसने उसे बिस्तर पर लेटने पर मजबूर किया। वो एक अंगड़ाई लेकर लेट गया। फिर उसने जमाही लेकर आंखें बंद कीं। सानी ने उसे 1 मिनट के अंदर सुला दिया। मैं, पारस और बाबरा समरकंद में थे। हमने तय किया था कि सोमालिया के जंगलात से वो फॉर्मूले लाने के लिए पारस और बारबरा जाएंगे। उनके साथ पाशा भी रहेगा। मैंने बारबरा पर तरमीमी अमल के ज़रिए वहाँ की मकामी बोली उसके जहन में नक्श कर दी थी। पाशा ये बोली जानता था। ये ज़ुबान उसी के दिमाग से सुनकर मैंने बारबरा के दिमाग में पहुँचाई थी। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बनें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।